नमस्कार। महाराष्ट्र में जो सरकार बनने की कवायद चल रही है वो वाकई 2020 क्रिकेट मैच चल रहा है। पता नहीं कब कौन आगे निकल जाता है, कब कौन पीछे चला जाता है, किसका पलड़ा भारी होता है मालूम चलता है 2 सेकंड के अंदर उसका पलड़ा जो है वो डाउन हो जाता है। एक बिल्कुल जिसको कह सकते हैं थ्रिलर चल रहा है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से आज जो फैसला आया है वो इस समय को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। अभी कोई कंक्लूसिव फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल यानी सोमवार को 10:30 बजे सारे कागजात हमारे सामने पेश किए जाए, उसके बाद वो फैसला लेंगे जज साहब कि महाराष्ट्र की सरकार में बनाने की जो बात चल रही है, जो अपील की गई है, उस पर क्या वो फैसला करेंगे। लेकिन अहम बात कि शिवसेना एनसीपी की तरफ से कौन कौन सी बातें कही गई और क्या गुहार लगाई गई, उनकी क्या मांगे थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने शिवसेना की तरफ से यह कहा गया कि हमारे पास संख्या बल है और इसलिए हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, पहला। दूसरा, गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया, रात के अंधेरे में जो लगातार शिवसेना कहती आ रही है कि रात के अंधेरे में जो गवर्नर साहब ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिलाई है वो जायज नहीं है, उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। और नंबर 3, अगर ये सब नहीं हो सकता है तो कम से कम जो जिस तरह से कर्नाटका में हुआ कि ठीक वक्त आपको नहीं दिया गया, फौरन वहां पे सदन के अंदर वोटिंग कराने की व्यवस्था की गई, वैसा ही कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए और यह वक्त ना दिया जाए बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा, जो 30 तारीख का वक्त दिया गया है गवर्नर की तरफ से, कि उसे रोका जाए और फौरन आज के दिन ही उनकी मांग यह थी कि रविवार को ही, आज के दिन ही बाकायदा इस पे वोटिंग की जाए महाराष्ट्र सदन के अंदर। लेकिन आपने अपील तो कर दी, दलीलें क्या थी? कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने इतने दिनों तक आप ये जो बात कर रहे हैं कि सरकार के पास जो गवर्नर के पास जो चिट्ठी दी गई वो फर्जी है, तो आपके पास क्या सबूत है? आपके पास वो चिट्ठी है? कपिल सिब्बल ने कहा नहीं। जजों ने पूछा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई आपके पास संख्या बल है, आपने कभी क्लेम किया? तो नहीं। आप अभी सरकार बनाने के पोजीशन में थे तो इतने दिन तक आप विलंब क्यों किए? कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, जो सरकार की तरफ से जो वकील थे उनसे पूछा गया कि भाई किस आधार पे बाकायदा गवर्नर साहब ने इन दोनों को शपथ दिलाई, समर्थन पत्र कहां है? तो वकीलों ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास वो दस्तावेज नहीं है। दरअसल जो सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जो वकील थे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहते हैं, और जो शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की तरफ से जो वकील थे उनकी कोशिश यह थी कि कम से कम समय दिया जाए। झगड़ा बस इतना सा ही है। इसकी वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना को लगता है कि कहीं उनकी पार्टी टूट न जाए, इसलिए जितना से कम वक्त दिया जाए फ्लोर टेस्ट के लिए वो उतना बेहतर होगा। और एक बार फ्लोर टेस्ट में बीजेपी हार जाती है तो 6 महीने का वक्त इनको मिल जाएगा कि ताकि वो अपना परम्यूटेशन कम्युनिकेशन लगा सकें। तो ये मसला टोटल था, लेकिन जो आज हुआ उसमें ये कहा जा सकता है कि पार्शियल जीत बीजेपी की है, क्योंकि अब सुनवाई 24 घंटे के बाद होगी। कल 10:30 बजे इस पर फैसला आएगा, सुनवाई होगी, फिर फैसला क्या आएगा, फिर 48 घंटा दिया जाता है, 3 दिन दिया जाता है या 4 दिन दिया जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई जीत गया कोई हार गया। मसला बस वैसा ही है, क्रिकेट मैच की जैसा 2020 चल रहा है। एक ओवर में किसी ने मार दिया, एक ओवर में किसी के विकेट गिर जा रहे हैं। यहां एक पॉइंट जो नोट करने वाली है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन शिवसेना को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? कपिल सिब्बल। उद्धव ठाकरे को क्या हो गया है? जरा सा भी उनको ये कौन सलाह दे रहा है उद्धव ठाकरे को, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कम से कम इतना तो अकल लगाओ कि कपिल सिब्बल जैसे चेहरे को अपना वकील सुप्रीम कोर्ट में न बनाओ। लोग क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति राम के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है, जो राम को मिथक बताता है, जो बाबरी मस्जिद वाले मसले में जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पे इस बात का दबाव दे रहा था, जजों से झगड़ रहा था कि इसकी सुनवाई जितनी टाली जाए उसको टालो, और आपने पूरे हिंदुस्तान में आपको और कोई व्यक्ति नहीं मिला
कहां गया? कोई मराठा मानुस नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में आपके केस को लड़ सके। अजीब हालत है। और ये सब बातें ऐसी हैं, ये बताता है कि उद्धव ठाकरे कितने इमेच्योर डिसीजन मेकर्स हैं। वो सारे ऐसे ऐसे फैसले लगातार ले रहे हैं जिससे आम जनता तो नाराज हो ही रही है, सिर्फ सैनिक भी बाकायदा शर्मिंदा हो रहे हैं। लेकिन ध्यान कहां लगाना जरूरी है, समझना क्या जरूरी है? समझना यह जरूरी है कि ये शरद पवार क्या कर रहे हैं, ये कौन से गेम में जो माहिर हैं। ये बाकायदा, ये जिस तरह से आप क्रिकेट को, अगर मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं तो जिस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह की कप्तानी किया करते थे, जिस तरह से अपोजिशन को और अपने टीम वालों को भी मालूम नहीं चलता था कि किस स्ट्रेटजी पे वो काम कर रहे हैं, शरद पवार की वही स्थिति है। अब देखिए सवेरे सवेरे आज क्या हुआ। सवेरे सवेरे बीजेपी के एक बड़े लीडर जो अजित पवार के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं, वो सवेरे सवेरे शरद पवार के घर पे नाश्ता करने गए। अरे बीजेपी से आपकी लड़ाई है, बीजेपी के लीडर से आप घर पे बैठ के बातचीत कर रहे हो। सिर्फ वही नहीं बातचीत कर रहे हैं, पहले वो बीजेपी के बड़े लीडर गए, फिर मालूम चला पीछे से एनसीपी के और भी बड़े बड़े लीडर छगन भुजबल वगैरह सब लोग अंदर गए। अंदर क्या बातें हुई पता नहीं, बाहर ये लोग निकले, इन्होंने बताया नहीं क्या बातचीत चल रही है, क्या निगोशिएशन चल रहा है बीजेपी और एनसीपी के बीच, ये हमें नहीं मालूम। और ये मालूम चलेगा भी नहीं, क्योंकि शरद पवार है। शरद पवार राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। और जब ये मालूम चला, टेलीविजन में ये खबर आई कि बीजेपी के कुछ लीडर शरद पवार से मिलने जा रहे हैं, कुछ निगोशिएशन चल रहा है, तो मालूम चला कि पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी भी चली गई। भाई क्या बात हो रहा है बताओ। तो कहने का मतलब ये कि ये जितनी चीजें हो रही हैं जो टेलीविजन में नजर आ रहा है, उसके पीछे एक और गेम चल रहा है जिसके बारे में शायद किसी को पता ना चले। कुछ निगोशिएशंस चल रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है, कुछ भी हो सकता है। जैसा गडकरी ने कहा था कि क्रिकेट मैच है, लास्ट बॉल तक पता नहीं चलेगा कि कब कहां कैसे पासा पलट जाए, तो ये शरद पवार ही कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, जो अजीत पवार को लेकर के इतना जो बवाल मचा हुआ है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अजीत पवार को अभी तक एनसीपी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। और तो और खबरें यह आ रही है कि अभी निगोशिएशन चल रहा है, चाचा ने भतीजे को माफ कर दिया। खबरें यह भी आ रही है कि अजित पवार ने कहा कि मुझे आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे थे, हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए था, हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह चाहिए थी, आप उसको दरकिनार करके आप अपने लोगों को डाल रहे हैं। पार्टी मैं चलाता हूं महाराष्ट्र के अंदर, मेरे पास संख्या बल है, मेरे सपोर्टर्स हैं। और इसी स्ट्रेटजी के तहत आप देखिए, यह कहा नहीं जा सकता है कि एनसीपी के अंदर क्या चल रहा है। सुप्रिया सुले फोन पे अजित पवार से बातचीत कर रही है। क्या बातचीत चल रही है? एक तो कहते हो कि भाई पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, फोन पे बातचीत भी हो रही है। जो अजित पवार का लेफ्टिनेंट है वो शरद पवार के बगल में बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये जो खेल महाराष्ट्र में चल रहा है सत्ता को लेकर के, इसके सिर्फ दो लूजर्स हैं। इसके लूजर सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी होने वाली है, और शिवसेना वो तो ये समझ लीजिए कि वो तो गर्त में चली गई। क्योंकि आप देखिए आने वाले दिनों में ऐसी भी खबरें आएंगी जब ये मालूम चलेगा कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था उसमें शिवसेना ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और खबर यह आ रही है कि शिवसेना ने अपने सारे विधायकों को जयपुर भेजने का फैसला कर लिया है। कल मैंने बताया था आपको कि कांग्रेस पार्टी से मदद ली जा रही है। कांग्रेस पार्टी अलग दिल्ली में परेशान है, उनको लग रहा है कि उन्होंने एक जगह जो इस कीचड़ में घुस करके इन्होंने अपनी जो पूरी साख जो है, एक जो छवि जो सेक्युलर पार्टी की थी वो मिटिया मेट हो गई, वो खत्म हो गया। राहुल गांधी बिल्कुल गायब है, तो है ही नहीं हिंदुस्तान में। पता नहीं इस तरह का रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन कैसे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने की सपना देखता है, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन वो मुझे उनके डायलॉग्स याद आ रहे हैं। जब कश्मीर का मसला आया था तो वो लगातार इस बात को दंभ भर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, हम किसी भी कीमत पे विचारधारा से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। आपको मालूम है बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर ही इनके ऊपर केस चल रहा है क्योंकि उन्होंने आरएसएस के खिलाफ कई बातें कही थी। तो ये विचारधारा की तिलांजलि
कांग्रेस पार्टी ने भी दी और विचारधारा की तिलांजलि शिवसेना ने भी दी। और जनता जो है वो सब देख रही है, वो जान रही है कि सत्ता के लालच में आकर कौन अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदलता है, अपने मूल आदर्शों के साथ कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, कौन बाला साहब ठाकरे के विचारों को बाकायदा डस्टबिन में डालने को तैयार है सत्ता के लिए, और कौन सेकुलरिज्म का मुखौटा पहनकर हिंदूवादी ताकतों के साथ हाथ मिलाने के लिए बेकरार है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी खेल अभी शुरू हुआ है, अभी ये खेल इस मोड़ तक जाएगा जिसमें मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरे गेम में जो सबसे ज्यादा जिसको फायदा होने वाला है, चाहे वो सरकार बने या सरकार ना बने, अब देवेंद्र फडणवीस को हटाया जाता है तो बीजेपी के साथ लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि सरकार बनने में और सरकार बिगड़ने में भी बीजेपी का फायदा दोनों साइड से होगा। दूसरा फायदा जो होना है कि जो एनसीपी अब तक जो है बिल्कुल ही नेशनल पॉलिटिक्स हो या महाराष्ट्र में हो, वो बिल्कुल एक सुकुड़ती चली जा रही थी ये पार्टी, अचानक से इस कंट्रोवर्सी की वजह से एनसीपी एक मजबूत पार्टी बनकर के सामने आई है। लेकिन जिसे कह सकते हैं कि जिसका जनाधार किसका हिल रहा है, तो जनाधार हिल रहा है शिवसेना का। नुकसान किसको हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का। ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी तो एक नेशनल पार्टी है, पूरे देश में उसको चुनाव लड़ना है, वैसे वैसे जगहों पे भी चुनाव लड़ना है जहां मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन राज्यों में जब ये वोट मांगने जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि तुम तो भगवा सेफ्रोनाइजेशन के खिलाफ इतना मुहिम चलाते थे, विचारधारा का दम भरते थे, खुद को सेक्युलर पार्टी बताते थे, अब उसी भगवाधारी झंडे वाले पार्टी के साथ तुम महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे? तो इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना बड़ा महंगा पड़ेगा, एक। और दूसरा, शिव सैनिकों से तो पूछा जाएगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा और ये दुबके दुबके पीछे से जो सेलिब्रेशन होगा अपने घर के खिड़कियों से झांकेंगे, उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, तो लोग पूछेंगे कि कहाँ गई तुम्हारी हेकड़ी, कहाँ गया तुम्हारा हिंदुत्व, और कहाँ गया तुम्हारा शिवाजी महाराज के प्रति तुम्हारा कमिटमेंट। औरंगजेब को जो हीरो मानते हैं उसके साथ तुम सत्ता में बैठने के लिए तैयार हो। तो कई सारी चीज़ें होने वाली हैं, अभी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ है। अभी 2020 क्रिकेट मैच की तरह अभी इसमें और ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। हमारी नज़रें इन खबरों पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।